तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से डिसीजन थ्योरी के सेकंड लेक्चर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये क्लियरली न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से ये अंडरस्टैंड किया था कि अगर एक डिसीजन मेकर के पास एवरीथिंग सर्टेन हो, सारी इंफॉर्मेशन हो, बस उसे डिसीजन लेना हो, तो कैसे डिसीजन लिया जाता है। तो वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, क्योंकि अगर एक डिसीजन मेकर के पास सारी इंफॉर्मेशन है तो डिसीजन लेना थोड़ा इजी हो जाता है। बस एट दैट सिचुएशन एक मैनेजर को करना क्या होता है, अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है, इंटरप्रेट करना है और वो डिसीजन सिलेक्ट करना है जो कि ऑप्टिमल हो, बेस्ट हो और मैक्सिमम रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करे। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आती है जहां पर एक मैनेजर के पास डिसीजन लेने के लिए कई बार सर्टेनिटी नहीं होती, या फिर ये कह लीजिए कुछ इंफॉर्मेशन उसके पास है, सर्टेन है, और कुछ इंफॉर्मेशन अनसर्टेन है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट अच्छा ग्रो कर सकती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन कितने परसेंट ग्रो कर सकती है ये कंफर्म नहीं है। 5% भी, 10% भी, 15% भी, 20% भी। ऑन एन एवरेज पिछले 5-6 महीनों से एक इकोनॉमी जो है वो 10-15% से ग्रो कर रही है। का मतलब उस इकोनॉमी में हमारी फर्म भी एग्जिस्ट करती है, और हम अगर एक अच्छी स्ट्रेटेजी ऑप्ट करें तो हमारे भी चांसेस हैं कि हमारी कंपनी भी, हमारी फर्म भी ग्रो कर सकती है। लेकिन कितने परसेंट वो सर्टेन नहीं है, वो वेरी करता है 10 to 15 के बीच में। 10, 11, 12, 12.5, 13, 15, कुछ भी हो सकता है। 15 से ज्यादा भी हो सकता है और 10 से कम भी हो सकता है। तो आज हम डिसीजन मेकिंग या फिर डिसीजन थ्योरी का एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास एक रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व होगा। यानी मैनेजर के पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो उसको हेल्प करेगी आउटकम डिसाइड करने में, ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने में। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो वेरी करेगी, यानी चेंज होती जाएगी, एग्जैक्ट आंसर नहीं प्रोवाइड करेगी। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि डिसीजन मेकिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, ऑलरेडी हमने कर लिया है। सेकेंड आता है हमारे पास डिसीजन अंडर रिस्क, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। अंडर रिस्क का मतलब क्या है? अंडर रिस्क का मतलब है कि सर्टेन इंफॉर्मेशन कुछ है, कुछ जानकारी है, और कुछ इंफॉर्मेशन अनसर्टेन है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता है। और तीसरा केस तो बहुत ही डिफरेंट केस है और डिफिकल्ट केस है, जिसमें हमारे पास टोटली अनसर्टेनिटी होती है, यानी मैनेजर को पता ही नहीं होता कि कैसे डिसीजन लिया जाए। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अब से पहले भी हम डिसीजन मेकिंग और डिसीजन थ्योरी के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर एडवांस में देख सकते हो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या कह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। अब ये अंडर रिस्क का मतलब क्या है? अंडर रिस्क एक ऐसी सिचुएशन है, इट इज अ सिचुएशन विच लाइज बिटवीन बिटवीन सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, यानी बिल्कुल बीच की सिचुएशन है। देयर इज अ लिटिल डिग्री ऑफ सर्टेनिटी बट देयर इज अ लिटिल डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। कुछ जानकारी है और कुछ जानकारी नहीं है, तो रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व है कि आधी अधूरी जानकारी मतलब रिस्क। नेक्स्ट, under this situation decision maker has sufficient information to assign probability। अब ये एक ऐसा मॉडल स्टार्ट हो चुका है जिसमें प्रोबेबिलिटीज हम यूज करेंगे। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा डिसीजन के 2 मॉडल्स होते हैं। डिसीजन थ्योरी इज डिवाइडेड इनटू 2 मॉडल्स, डिटरमिनिस्टिक मॉडल, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। अब इसमें हमें प्रोबेबिलिटीज यूज करनी है, क्यों? कि इसमें सर्टेनिटी नहीं है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो अंडर दिस सिचुएशन, अंडर दिस कंडीशन, अ डिसीजन मेकर मस्ट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू असाइन प्रोबेबिलिटी। यानी जो डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स आएंगे ना, आउटकम का मतलब है स्टेट ऑफ नेचर, और स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है कि जो भी हम ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे
उससे क्या आउटकम आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है। तो ये क्या है, ये सर्टेन है। क्या नहीं पता है, क्या अनसर्टेन है। आउटकम किस तरह के आ सकते हैं वो वेरी करेंगे क्योंकि अनसर्टेन है। कौन सा ऑल्टरनेटिव हमें सिलेक्ट करना है, किसके पॉजिटिव बेनिफिट्स ज्यादा है, किसके नेगेटिव हैं, वो अनसर्टेन। तो डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में प्रोबेबिलिटी की जानकारी क्वेश्चन में गिवन होगी। थर्ड, दिस मॉडल कवर्स द केस व्हेन द मैनेजर प्रोजेक्ट्स 2 or more than 2 outcomes for each strategy। हर स्ट्रेटेजी के लिए, हर ऑल्टरनेटिव के लिए जो आउटकम है ना, जो स्टेट ऑफ नेचर है, वो एक से तो ज्यादा होने ही चाहिए, तभी ये मेथड अप्लाई होगा। अगर एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने पे मैनेजर को पता है कि यही आउटकम आने वाला है, फिर तो सीजन अंडर रिस्क है ही नहीं, फिर तो सर्टेन है सब कुछ, है ना। एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के बहुत सारे डिफरेंट आउटकम्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आप अपने अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए स्टडी करते हो, तो स्टडी करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। स्टडी करने का पहला ऑल्टरनेटिव हो सकता है आप पीपीटी की हेल्प से स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, टीचर की हेल्प लो, ट्यूशन सेंटर जाओ, है ना। तो ये ऑल्टरनेटिव्स हैं स्टडी करने के। हर ऑल्टरनेटिव के डिफरेंट आउटकम्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप टीचर की हेल्प से पढ़ोगे तो सेल्फ स्टडी आपकी नहीं हो पाएगी, आप हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम टीचर से पूछ लोगे, डाउट्स क्लियर करोगे, जल्दी रिवीजन हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो हर ऑल्टरनेटिव के आउटकम्स ज्यादा होने चाहिए, तब हम डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क की कंडीशंस को फुलफिल कर पाएंगे। यहां पर लिखा है दिस मॉडल कवर्स द केस व्हेन मैनेजर प्रोजेक्ट्स 2 और मोर आउटकम्स फॉर ईच स्ट्रेटेजी। हर ऑल्टरनेटिव के आउटकम्स जो है ना वो ज्यादा हैं, तभी तो कंफ्यूजन है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करें। एंड ही और शी नोज और इज विलिंग टू एज्यूम द रिलेवेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटकम। ये तो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन होगी, ये सर्टेन है। मैनेजर एज्यूम करेगा कि किसको कितनी प्रोबेबिलिटी देनी है। ओके, अब डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में ऑल्टरनेटिव्स भी ज्यादा होंगे, हर एक ऑल्टरनेटिव के आउटकम भी ज्यादा होंगे, हर उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी भी हमें पता होगी। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? तो लास्ट लाइन में लिखा है द वाइडली यूज्ड क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग डिसीजंस ऑल्टरनेटिव्स और कोर्स ऑफ एक्शंस अंडर रिस्क इज एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, जिसको हम EMV कहते हैं, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। ये वो एक टेक्निक है, ये वो एक मेथड है जिसकी हेल्प से डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क पॉसिबल है। अब एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्या है, कैसे फाइंड की जाती है, इसको समझने से पहले दो टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है कोर्स ऑफ एक्शन, ये बार बार मैं टर्म यूज करूंगा, इसलिए मैं बता देता हूं कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। ऐसे ही स्टेट ऑफ नेचर, ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। डिसीजन मेकिंग की क्यों जरूरत पड़ती है कि हमारे पास एक काम को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज अवेलेबल होते हैं, इसलिए हमें डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ऑल्टरनेटिव्स को ही यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन कहा गया है। कैसे काम किया जा सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन, काम करने का ढंग, है ना। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है आउटकम, यानी अगर मैं फर्स्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करूंगा, टीचर के थ्रू अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगा, तो उसके आउटकम क्या है, स्टेट ऑफ नेचर। अगर मैं पीपीटी की हेल्प से स्टडी करूंगा, उसके आउटकम क्या है, सेल्फ स्टडी करूंगा तो उसके आउटकम क्या है, ट्यूशन ज्वाइन करूंगा तो उसके आउटकम क्या है। तो कोर्स ऑफ एक्शन मतलब जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं, 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, और स्टेट ऑफ नेचर का मतलब एक ऑल्टरनेटिव का स्टेट ऑफ नेचर क्या है, एक ऑल्टरनेटिव फॉलो करने पे कितने आउटकम्स आ सकते हैं।
सेकेंड ऑल्टरनेटिव फॉलो करने पे कितने आउटकम्स आ सकते हैं? हर एक ऑल्टरनेटिव के अपने आउटकम होंगे और वो आउटकम एक से तो ज्यादा ही होने चाहिए, तभी रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व हो। अच्छा, अब इसमें कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? EMV, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। अब नाम से ही क्लियर है, एक्सपेक्टेड मतलब हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, एक्चुअल हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फाइंड करेंगे। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस मेथड को यूज करने से हमें इतने का बेनिफिट होगा, इस ऑल्टरनेटिव को यूज करने से इतना बेनिफिट होगा। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव को यूज करेंगे तो ये बेनिफिट होगा, सेकेंड ऑल्टरनेटिव को यूज करेंगे तो ये बेनिफिट होगा, थर्ड ऑल्टरनेटिव को यूज करेंगे तो ये बेनिफिट होगा, फोर्थ ऑल्टरनेटिव को यूज करेंगे तो ये बेनिफिट होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम फाइंड करेंगे और फिर सारी वैल्यूज को फाइंड करने के बाद एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आएगी वो ऑल्टरनेटिव हम सिलेक्ट कर लेंगे। सुनने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन इतना इजी है नहीं। यहाँ पर हमारे पास ना प्रॉपर स्टेप्स गिवन है कि कैसे हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं स्टेप्स आपको शो करूंगा लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्योंकि अगर ऐसे मैंने पढ़ा दिया तो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा कि सर ने क्या बोल दिया, है ना, समझ ही नहीं आएगा। तो इट इज बेटर हम एक तरफ क्वेश्चन रखते हैं और एक तरफ स्टेप्स रखते हैं। क्वेश्चन देखो, स्टेप्स देखो, फॉलो करो, इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन है। एक चीज मैं बता दूं कि डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू तो हम फाइंड आउट करते ही करते हैं, इसके अलावा दो टर्म्स और हैं। एक हमारे पास होता है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस और एक हमारे पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। ये दो वैल्यूज भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, लेकिन आज का लेक्चर हम थोड़ा लिमिटेड रखेंगे। पहले हम EVM, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, EMV, ये फाइंड करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, फिर हम आने वाले लेक्चर में इसको भी सॉल्व करें। हाँ, अगर आपको जल्दी है तो पुरानी वीडियोस मेरी अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको जाकर देख सकते हो। उसमें EMV, EVPI और EOL सब एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी। चलिए अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं। The manager of a flower shop promises its customers delivery within 4 hours on all flower orders. एक फ्लावर मैनेजर, एक शॉप है फ्लावर्स की, उसका मैनेजर अपने कस्टमर्स को प्रॉमिस कर चुका है वो भी आपका ऑर्डर होगा ना विद इन 4 आवर्स आप तक पहुंच जाएगा, तब फुलफिल कर दिया जाएगा। ऑल फ्लावर्स आर परचेज्ड ऑन द प्रीवियस डे एंड डिलीवर्ड टू द पार्कर और वट एवर बाई 8 AM इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। मतलब एक दिन पहले उसको ऑर्डर किया जाएगा, आधी रात में, है ना, थोड़ी देर पहले, ताकि वो मॉर्निंग तक आ जाए और 4 घंटे तक हम हमारे कस्टमर्स को वो डिलीवर भी कर दें। तो मान लो मैं ही मैनेजर हूँ, है ना, 8 बजे तक मेरे पास आ जाते हैं फ्लावर्स, नेक्स्ट 4 आवर्स में मैं आपको बेच देता हूँ। ओके, इसका मतलब मैं परचेज करूंगा फ्लावर्स और आगे आपको सेल करूंगा। तो एक तरह से डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। मैं परचेज करके मार्केट में फ्लावर्स की सप्लाई करता हूँ और मेरे कस्टमर्स जो कि आप हो, आप उन फ्लावर्स की डिमांड करते हो। तो आई एम द सप्लायर एंड यू आर द बायर। द डेली डिमांड फॉर रोजेस इज एज फॉलोज। रोजेस की डिमांड कैसी होगी? फ्लावर है ना रोज, वैलेंटाइन अभी गया, पता ही होगा। तो डजन्स ऑफ रोजेस 70, 80, 90, 100। अब ये जो हमें गिवन है, हमें पता लगाना है कि ये कोर्स ऑफ एक्शन है या फिर स्टेट ऑफ नेचर है। एक्चुअली ये स्टेट ऑफ नेचर, यानी किस दिन कितने फ्लावर्स की डिमांड की जाती है वो हमें गिवन है। मैं कितने फ्लावर्स परचेज करूंगा वो मेरे ऑल्टरनेटिव्स हैं, 70, 80, 90, 100। आप कितनी डिमांड कर रहे हो वो अनसर्टेन है ना। डिसीजन मेकिंग अनसर्टेन का मतलब कि आप कितनी डिमांड करोगे वो मेरे को पता ही नहीं है। दैट इज अनसर्टेनिटी, द आउटकम इज अनसर्टेन, है ना। अगर मेरे को पता चल जाए कि आप कितनी डिमांड करोगे तो मैं उतने ही फ्लावर्स परचेज करूंगा और उतनी फ्लावर्स मार्केट में सप्लाई करूंगा। जिससे मेरा क्या फायदा होगा? एक भी फ्लावर मेरा अनसोल्ड नहीं रहेगा, सारे फ्लावर्स मेरे बिक जाएंगे
और मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मेरे पास सर्टेन इन्फॉर्मेशन हो, मेरे को पता हो कि आप कितने फ्लावर्स परचेज करो। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे को नहीं पता कि आप कितने फ्लावर्स डेली के डिमांड करोगे, तो दैट इज अनसर्टेन। अब ये अनसर्टेन में कितना डिग्री ऑफ अनसर्टेन है? 4 डिग्रीज ऑफ अनसर्टेन। यानी आपकी डिमांड जो है वो 70 से लेके 80 के बीच में लाया करती है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 70 डजन रोज डिमांड करोगे, आप मेरे से 70 डजन रोजेस परचेज करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पर गिवन है हमारे पास 0.1। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 80 डजन ऑफ रोजेस मेरे से परचेज करने आओगे, डिमांड करने आओगे? 0.2। 90 के लिए 0.4 और 100 के लिए 0.8। तो प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, दैट इज सर्टेन। स्टेट ऑफ नेचर एक से ज्यादा है, 70, 80, 90, 100, 4 स्टेट ऑफ नेचर है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कि मैं कितने डजन रोज परचेज करूं ताकि मैं आपको सेल कर सकूं। अब कोर्स ऑफ एक्शन भी 70 से लेके 100 के बीच में ही लाई करना चाहिए। मेरे को पता है, मेरे को इतनी जानकारी है कि 70 से लेके 100 के बीच में आप रोजेस परचेज करते हो, लेकिन एग्जैक्टली कितने करते हो वो नहीं पता। तो इट इज अ सिचुएशन विच लाइज बिटवीन सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है? एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है। सर्टेनिटी क्या है? इतना पता है कि 70 से 100 के बीच में आप डिमांड करोगे, लेकिन एग्जैक्ट कितनी करोगे वो नहीं पता। इसका मतलब एज अ परचेजर ऑफ फ्लावर्स और एज अ सेलर ऑफ फ्लावर्स मैं कितने फ्लावर्स परचेज करूं आपको बेचने के लिए तो नहीं पता। तो एक रेंज मैं डिसाइड कर सकता हूं ना, कितनी रेंज रखूं? 60 टू 80? नहीं, 60 टू 80 अगर रखूंगा तो दिक्कत होगी। क्या? अगर आप 70 डिमांड करोगे तो मैं तो 60 ही लेकर आया, अगर आप 100 डिमांड करोगे तो मैं तो 80 ही लेकर आया। तो इसका मतलब मेरा कोर्स ऑफ एक्शन भी 70 से लेके 80 के बीच में ही रहना चाहिए। तो व्हाट आर माय कोर्स ऑफ एक्शन? मेरे ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? मेरे पास 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं। मैं 70, 80, 90, 100 ये फ्लावर्स परचेज करूं क्योंकि आपकी डिमांड वेरी करती है, कभी 70, कभी 80, कभी 90, कभी 100, और उसकी प्रोबेबिलिटीज मेरे को गिवन। चलिए, तो कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ नेचर फाइंड करना सबसे पहली चीज है जब आपको अंडर रिस्क क्वेश्चन सॉल्व करना। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? 70, 80, 90, 100 जो रोजेज मैं परचेज कर। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? आपकी डिमांड कितनी है? वही 70, 80, 90, 100 विद प्रोबेबिलिटी। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? द मैनेजर परचेज रोजेज फॉर ₹10 पर डजन। पर डजन की कॉस्ट 10 रुपए। 10 रुपए में मेरे को 12 रोजेस मिल जाते हैं एंड सेल देम फॉर ₹30। अगेन पर डजन ही होगा, हम यही मान के चल रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन मिसिंग है। 10 रुपए का मैं खरीदता हूँ, 20 रुपए का मैं बेचता हूँ, 30 रुपए का मैं बेचता हूँ। ऑल अनसोल्ड रोजेज आर डोनेटेड टू लोकल हॉस्पिटल। जो अनसोल्ड है वो एक दिन में तो मुरझा जाएंगे, इसलिए हम वो उसको डोनेट कर देते हैं, फ्री में लोकल हॉस्पिटल को दे देते हैं। हाउ मेनी डजन्स ऑफ रोजेज शुड पार्कर, मेरी बात है, पार्कर ऑर्डर ईच इवनिंग टू मैक्सिमाइज एट्स प्रॉफिट। पार्कर मैं हूं, मैं मैनेजर हूं, मेरे को कितने ऑर्डर परचेज करने चाहिए ताकि मैं आपको बेच सकूं और मेरा कम से कम लॉस हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। व्हाट इज द ऑप्टिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बताना होगा कि प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट फॉर ईच डजन, यानी अगर 1 डजन में रोजेस बेचता हूं तो मेरे को प्रॉफिट कितना होगा। पहले 1 डजन ऑफ रोजेस में 30 रुपए के बेचता हूं, 10 रुपए के मैं खरीद के लेके आता हूं, यानी हर डजन रोज बेचने में मेरे को 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। वैसे ही लॉस, लॉस फॉर ईच डजन, अगर मेरे रोजेस नहीं बिकते तो जो भी मेरी कॉस्ट है उनको परचेज करने की, वही मेरा लॉस होगा। 10 रुपए की मैं परचेज करता हूँ रोजेस, 10 रुपए मेरा लॉस हो जाए। चलिए, अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1, कंस्ट्रक्ट
a payoff matrix listing all the possible course of action and state of nature. हमें एक पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है। पे ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है एक लॉस और गेन का मैट्रिक्स, यानी प्रोडक्ट सेल करने पे कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा उसका हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, और उस मैट्रिक्स में हमें ध्यान रखना है स्टेट ऑफ नेचर और कोर्स ऑफ एक्शन को। ओके, सबसे पहले यही करते हैं। ये मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। पहला कॉलम मैंने दे दिया स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर कितने स्टेट ऑफ नेचर? 4 स्टेट ऑफ नेचर मतलब कितने फ्लावर्स आप डिमांड करोगे, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये वेरी करता है। 70, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 70 डजन रोजेस डिमांड करोगे मेरे से? 0.1। नेक्स्ट है 80, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2। नेक्स्ट 90 रोजेस 0.4, और 100 रोजेस आप डजन 100 डजन रोजेस आप परचेज करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। ये हमने लिख दिया। ये हमारे पास आ गया स्टेट ऑफ नेचर। ट्राई करते हैं इसको डिवाइड कर दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये अगर अच्छी लग रही है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, ये कर दिया हमने डिवाइड। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कोर्स ऑफ एक्शन, यानी हम कितने रोजेस परचेज करें मार्केट में सप्लाई करने के। अब ये भी सर्टेन नहीं है, 70 से लेके 100 तक हम परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कोर्स ऑफ, को भी डिवाइड कर देते हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए, अब हमें पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है। पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि रोजेस को सेल करने पे प्रॉफिट कितना होगा, रोजेस को ना बिकने के कारण लॉस कितना। तो ठीक है, अब सबसे पहले हम हमारा ये फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है इसको फुल करते हैं। मान लो मैंने 70 डजन रोजेस परचेज किए। इस सिचुएशन में ये कंडीशंस हमें चेक करते हुए इसको फिल करना है। मैंने 70 डजन रोजेस परचेज किए और आपने 70 डजन रोजेस की ही डिमांड की, यानी जितने मैं रोजेस लेकर आया वो सारे के सारे रोजेस मेरे बिक गए। डिमांड और सप्लाई इक्वल। एक रोज बेचने पर, एक डजन रोज बेचने पे प्रॉफिट कितना है? 20 रुपीज। तो 70 जो मैं लेकर आया, अगर वो सारे के सारे बिक गए, कितना प्रॉफिट हुआ? 1400। ऐसे ही अगर मैं 70 डजन रोजेस परचेज करके लेके आया सप्लाई करने के लिए आपको, और आपने 80 की डिमांड की, तो मेरे को कोई चक्कर नहीं है। 70 डजन रोजेस मेरे पास हैं, 80 डजन परचेज करने के लिए आए, तो 70 तो मैंने बेच दिए। 10 डजन मैं नहीं बेच पाया क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं ना। कस्टमर आए, मैंने कहा आउट ऑफ स्टॉक, आई एम आउट ऑफ स्टॉक और नहीं है, जाओ। तो मेरे तो सारे रोजेस बिक गए, लॉस हुआ क्या? नहीं, सारे के सारे बिक गए, का प्रॉफिट अगेन 1400। यही सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई होगी और यहां पर भी अप्लाई होगी। ऑब्वियस है ना। 90 परचेज करने के लिए आप लोग आ गए मेरे पास, लेकिन मैंने 70 ही रखे थे अपने पास। हालांकि अगर मैं और रखता तो मेरा बेनिफिट ज्यादा होता, लेकिन ये फर्स्ट हमारा आउटकम है। तो मैंने कहा था ना, हर ऑल्टरनेटिव के बहुत सारे आउटकम होंगे, तो आउटकम 14 14 14, हालांकि सेम आउटकम है हर सिचुएशन में, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हर ऑल्टरनेटिव के आउटकम ज्यादा हैं, इसलिए हम अंडर रिस्क हैं। सेकेंड ऑल्टरनेटिव है कि मैं 80 डजन ऑफ रोजेस परचेज करूं और मार्केट में बेचूं। चलो मान लो मैं 80 डजन ऑफ रोजेस लेकर आया,
अब ये जो मैं 80 डजन ऑफ रोजेस लेकर आया आपको बेचने के लिए, आपने 70 की ही डिमांड की, यानी 80 में से 70 डजन ऑफ रोजेस तो मेरे बिक गए। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ी कैलकुलेशन करके बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं 80 डजन ऑफ रोजेस लेकर आया, जिसमें से मेरे 70 डजन बिक गए। कितने नहीं बिके? 10। अच्छा, अब ये जो 70 सेल हो गए इंटू 20, 1400 का मेरे को प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो 10 डजन मेरे नहीं बिके उसके ऊपर मेरे को 10 रुपीज का लॉस भी तो हुआ, तो पे ऑफ कितना आएगा? 1300। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी, 1300 यहां पर आएगा। नेक्स्ट, 80 डजन में परचेज करके लेके आया और 80 डजन ही मेरे सेल हो गए, सारे बिक गए। हर डजन सेल करने पे प्रॉफिट 20 रुपीज है, तो 80 इंटू 20 1600। अब नेक्स्ट ऐसे ही होगा, मैं 80 लेकर आया, 90 की डिमांड थी, 80 मेरे बिक गए, 80 परचेज लेके आया था मैं, 80 मेरे सेल हो गए, 10 नहीं बिके क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं, तो 1600। अगेन यहां पर भी नेक्स्ट, 90 डजन ऑफ रोजेज में परचेज करके लेके आया, लेकिन 70 ही बिके, 20 नहीं सेल हुए। अगेन कैलकुलेशन, हालांकि कैलकुलेशन बहुत इजी है। अब यहां पर देखो, 90 डजन ऑफ रोजेज में लेके आया जिसमें से 70 बिक गए, 20 नहीं बिके। जो 70 बिके, हर डजन बेचने पे मेरे को प्रॉफिट 20 रुपीज का होता है, यानी 1400। 20 डजन मेरे नहीं बिके, ना बिकने वाले अनसोल्ड रोजेस के ऊपर मेरे को लॉस होता है 10 रुपीज का, तो ये आ गया 200। तो इसका मतलब पे ऑफ कितना आएगा? 1200। ऐसे नेक्स्ट, 90 मैं परचेज करके लेके आया जिसमें से 80 बिक गए, 10 नहीं बिके। जो 80 बिके उस पर मेरे को 1600 का प्रॉफिट हुआ, जो 10 नहीं बिके उस पर मेरे को 100 रुपए का लॉस हुआ, 1500। नेक्स्ट, 90 मैंने परचेज किए, 90 ही सेल हो गए, तो 90 इंटू 20 1800। और यहां पर भी 1800 आएगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। मैं 90 परचेज करके लेके आया, कस्टमर 100 डिमांड करने आ गए, मैंने कहा मेरे पास 90 ही है, ले लो, बाकी 10 आउट ऑफ स्टॉक। सिमिलरली नेक्स्ट सिचुएशन, 100 मैंने रोजेस परचेज किए, इसमें से 70 बिक गए। जो 70 बिके उस पर 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 1400। 30 नहीं बिके, उसके ऊपर 10 रुपीज का लॉस हुआ, 300। तो फाइनल पे ऑफ मैट्रिक्स 1100। तो इसको कहते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स ड्रॉ करना, जिसमें हम हर अल्टरनेटिव और हर आउटकम को कंपेयर करते हुए प्रॉफिट लॉसेस फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, 100 लेके आया मैं, 80 बिक गए, 80 जो बिके उस पर 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 1600। और 200 जो नहीं बिके उस पर लॉस हुआ 200 का, 1600 में से 200 गए 1400। ऐसे ही नेक्स्ट, 100 परचेज किए, 90 सेल हो गए, जो 90 सेल हुए उसके ऊपर 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1800। जो 10 नहीं बिके उसके ऊपर 100 रुपए का लॉस हुआ, 1700। ऐसे नेक्स्ट, 100 लेके आया, 100 के 100 बिक गए, प्रॉफिट हुआ 20 का, यानी 2000। तो ये हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, और इसको हम कंडीशनल बोलेंगे क्योंकि कंडीशन यही थी, बिक गए तो 20 रुपए का प्रॉफिट, नहीं बिके तो 10 रुपए का लॉस। आगे देखो हमें स्टेप में क्या कह रहे हैं, एंटर द कंडीशनल पे ऑफ वैल्यूज associated with each possible combination of course of action and state of nature along with the probabilities of the occurrence of each state of nature। ये सारा स्टेप हमने यहां से लेके यहां तक पूरा फॉलो कर लिया। हमने पे ऑफ मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया, पे ऑफ मैट्रिक्स को ड्रॉ करते हुए हमने स्टेट ऑफ नेचर और कोर्स ऑफ एक्शन को ध्यान में रखा। जो कंडीशन थी 10 रुपए का लॉस और 20 रुपए का प्रॉफिट, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वैल्यूज एंटर कर दी। अब आगे क्या करना है,
सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू फॉर ईच कोर्स ऑफ एक्शन बाय, कैसे कैलकुलेट करना है, multiplying the conditional payoff by the associated probability and adding this weighted values for each course of action. अब पढ़ने में कितना मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत इजी। करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी को एक्सपेक्टेड जो हमने पे ऑफ कैलकुलेट की है, और वो भी हर कोर्स ऑफ एक्शन के, और जो आंसर आएगा फिर उसका टोटल करना है, सम अप करना है। करके देखते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, अब करना क्या है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर एवरी ऑल्टरनेटिव। हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव्स है ना, तो मैं यहाँ पर मैं डिवीजन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव का एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू, सेकंड का, और ये थर्ड और फोर्थ के। ठीक है, तो 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव वो है जिसमें हम 70 डजन्स ऑफ रोजेस परचेज करें, 80 और 100, ये हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव। अब एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे फाइंड करना है आपको, ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव की जितनी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने फाइंड की है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो हमने फाइंड किया है, इस सभी वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना है इन प्रोबेबिलिटीज के। तो 1400 मल्टीप्लाई 0.1, 140, 1400 मल्टीप्लाई 0.2, 280, 1400 मल्टीप्लाई 0.4, आई थिंक 640 ही आएगा, 4 6 16, 4 1 पर फिर भी कैलकुलेट करते रहेंगे साइड बाय साइड, 560 आएगा। ठीक, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ध्यान से करना है। 1400 मल्टीप्लाई 0.3, 420। ठीक है, तो ये स्टेप फॉलो करने को उस स्टेप में बोला गया। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका टोटल फाइंड कर लो। ऐसे ही आपको सभी के लिए करना है, और जिसका टोटल सबसे ज्यादा आएगा वो आपका अल्टरनेटिव सिलेक्ट हो जाएगा। 140 प्लस 280 प्लस 560 प्लस 420, क्या आ गया 1400, एग्जैक्टली 1400, ऑब्वियसली यही आएगा ना। नेक्स्ट 80, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 1300 मल्टीप्लाई 0.1, 130, 1600 मल्टीप्लाई 0.2, 320, 1600 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा 4 6 20, 4 1 4, 5 6, 640 अब आएगा ना, 100 मल्टीप्लाई 640। नेक्स्ट 1600 मल्टीप्लाई 0.3, क्या आ जाएगा 480। अब इसको भी प्लस कर लेते हैं, 130 प्लस 320 प्लस 640 प्लस 480, क्या आ गया 1570। 70 के कंपैरिजन में अगर हम 80 डजन फ्लावर्स की ऑर्डरिंग ज़्यादा करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। 90 और 100 का भी देख लेते हैं। 1200 मल्टीप्लाई 0.1, 300 मल्टीप्लाई 0.2, 300, 1800 मल्टीप्लाई 0.4, मल्टीप्लाई 0.4, आएगा 720, और लास्ट 1800 मल्टीप्लाई 0.3, क्या आएगा 540। अब इसको भी हम ऐड कर देते हैं, 120 प्लस 300 प्लस 720 प्लस 540, क्या आएगा 1680। अब इसमें 80 वाले से भी ज़्यादा अगर हम 90 फ्लावर्स ऑर्डर करते हैं, 90 डजन, तो ज़्यादा बेनिफिट हो। अब 100 लास्ट,
1100 मल्टीप्लाई 0.1 110, 1400 मल्टीप्लाई 0.2 280, 1700 मल्टीप्लाई 0.4 0.4 जाएगा 680, और लास्ट 2000 मल्टीप्लाई 0.6 तो ये आ जाएगा 600। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं, 110 प्लस 6 प्लस 600, तो ये आ रहा है 1670। अब बहुत ही नियर टफ कॉम्पिटिशन, 1680 1670, लेकिन हाईएस्ट सिलेक्ट करना है ना, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है, और जिसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को भी सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन की हेल्प। तब तक के लिए आप ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, नहीं होगा तो फ्यूचर किसी लेक्चर में हम इसको ट्राई जरूर करें।